हेलो हेलो प्लीज चलो आज गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया एकदम। अपन ने कल क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे ना। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि लॉ जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पेपर नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? पेपर नंबर कौन सा है? 2। और ये पेपर कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? 100। उस 100 में से 70 मार्क्स का क्या आता है और 30 मार्क्स का? और इस टोटल 100 में से 70 मार्क्स का हमारे क्या आता है? प्रैक्टिकल, मतलब सब्जेक्टिव पेपर। और 30 मार्क्स का कौन सा आता है हमारे? एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आता है। ये सब अपन ने कल डिस्कस किया था। फिर कल अपन ने पढ़ा था कि जो कॉर्पोरेट लॉ है उसमें हमारे पास टोटल कितने सेक्शंस है कॉर्पोरेट लॉ में? 160 सेक्शंस है, जिसमें से 148 सेक्शंस तो आपको रेगुलर पढ़ने और 12 सेक्शंस और है कौन से चैप्टर के? फॉरेन एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन कंपनी के 12 सेक्शन हमारे पास और। ठीक है, बाकी जो भी काम कर रहे हो बंद कर दो, सब बाद में करना। अब इसके बाद हमारे पास लॉ में कंपनीज एक्ट जब हमने डिस्कस किया था, तो कंपनीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी कंपनीज है उसमें फ्रॉड के चांसेस क्या होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए। कंपनी में जितना इंडिपेंडेंस होगा, इंडिपेंडेंस मतलब जो लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट कौन देख रहा है? डायरेक्टर्स। तो जो लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, जो डायरेक्टर्स है, वो कंपनी में जितने ज्यादा इंडिपेंडेंट होंगे उतने कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। और अगर फ्रॉड हुआ भी तो कंपनी उसको आराम से क्या कर पाएगी? डिटेक्ट कर पाएगी। ये हमारा कंपनीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। और साथ का साथ एक ऑब्जेक्टिव और है कि हमें कंपनी में उस फ्रॉड को कम करने के लिए ही क्या चाहिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छा चाहिए। क्या चाहिए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमको बेटर चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो आज हम जो सीए लॉ स्टार्ट करेंगे, आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन से? 1% कंपनी से। किससे? 1% कंपनी। अच्छा, कल हमने पढ़ा था ना कि जो कंपनीज होती है वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में भी 1% कंपनी हो सकता है या फिर अदर प्राइवेट कंपनीज हो सकती है। पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है। ये कल अपन ने सब डिस्कस किया था। और कल अपन ने थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये सब कल डिस्कस हुआ था। बोलो, बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? तो आज हमारा मेनली फोकस किस पे है? 1% कंपनी पर। अब मेरी बात सुनना, जो भी अपन पढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास में 2 रेफरेंसेस है। सबसे पहले मैं तुमको आईसीआई मॉड्यूल दिखाऊंगी, उसमें क्या लिखा है, फिर मैं तुमको दिखाऊंगी कि मेरी मॉड्यूल में क्या लिखा है। ठीक है, पहले अपना प्रेफरेंस होगा कि हम अपन को पढ़ना किससे है? मेरी मॉड्यूल जो मैंने बनाई है, जो मैंने बुक दी है, उसी से ही पढ़ना है। पर आईसीआई में पूरा नहीं रेफर कराऊंगी। आईसीएआई में कुछ कुछ जगह एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स मैं आईसीआई बुक से ही तुमको रेफर कराऊंगी एक बार। वो एग्जाम्पल्स मैंने मेरी मॉड्यूल में भी दिए हुए हैं, पर पहली प्रायोरिटी आईसीआई से दिखाऊंगी। तुमको आईसीआई मॉड्यूल लाने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ हाईलाइट कुछ नहीं करना है। ये बस तुमको एक बार स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगी कि देखो आईसीआई में भी यही लिखा है और मैंने भी यही लिखा है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे? 1% कंपनी। अच्छा, 1% कंपनी होता क्या है? व्हाट इज 1% कंपनी? किसको बोलोगे कि ये 1% कंपनी है? जिसमें एक ही पर्सन काम कर रहा हो। व्हाट इज 1% कंपनी? सिंगल पर्सन के पास ओनरशिप है, या फिर एक ही पर्सन के पास कंपनी के सारे शेयर्स है, या फिर एक ही पर्सन कंपनी का मेंबर है। एक से ज्यादा मेंबर हो नहीं सकते, उसको अपन क्या बोलते हैं? 1% कंपनी बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। 1% कंपनी का जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। ये चैप्टर 1 में डेफिनेशन लिखी है। अभी तुमको चैप्टर 1 के प्रिंट आउट्स नहीं मिले क्योंकि वो अपन को नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ ये एक लाइन ही पढ़नी है अपन को अभी। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। किसका डेफिनेशन है? 1% कंपनी। 1% कंपनी मींस अ कंपनी। 1% कंपनी का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जिसमें कौन हो? एक ही पर्सन हो। वो तो नाम में ही दिख रहा था। 1% कंपनी को अगर मैं इस नाम को तोड़ू तो 1% कंपनी के नाम में 2 चीजें क्या क्या आ रही है? एक तो कंपनी हो गई
वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी है जिसमें वन पर्सन होता है, यही तो है पूरा नाम में। तो ऐसी कंपनी जिसमें कौन है, वन पर्सन है। ये एक पर्सन कौन है कंपनी में, मेंबर है। कौन है ये, मेंबर है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या सबको? मेंबर तुमको पता है, जिस भी पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी का कौन होता है, मेंबर होता है। क्या होता है, मेंबर। बोलो बात समझ में आ रही है? ये अपन किसके लिए बात करें, कंपनी विद शेयर कैपिटल। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होती है उस कंपनी में जिस भी पर्सन के पास शेयर कैपिटल है कंपनी की, वो कंपनी का कौन कहलाएगा, मेंबर कहलाएगा। कौन कहलाएगा, मेंबर। बोलो बात समझ में आ रही सबको? तो कंपनी में अगर कोई भी एक पर्सन है, कौन पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, इनकम टैक्स पढ़ा है ना तुम में से कुछ बच्चों ने, पढ़ा है ना? उसमें पर्सन की डेफिनेशन आई होगी बेसिक्स में। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन आती है, याद हो तो। जीएसटी में भी आती होगी, जीएसटी में नहीं आती तो इनकम टैक्स में आती है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको मैं बताती हूँ कि इनकम टैक्स में क्या लिखा है, और जिन्होंने पढ़ा है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि बताओ, वन पर्सन की कंपनी, वन पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आता है क्या? पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल आता है, बोलो हाँ है ना? पर्सन की डेफिनेशन में एओपी भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आता है, एलएलपी आता है, फर्म और एलएलपी आता है, एचयूएफ भी आता है। याद है क्या तुमको? एचयूएफ भी पर्सन की डेफिनेशन में ही आता है। और कौन आता है पर्सन की डेफिनेशन में? लोकल अथॉरिटीज भी आती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस भी आती है, और अदर्स में जितने भी आ गए, जितने भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और हो सकते हैं, वो सब किस में आते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। इसका मतलब इनकम टैक्स एक्ट, किसकी बात कर रही हूं मैं, इनकम टैक्स एक्ट के कानून में डेफिनेशन लिखी है कि पर्सन का मतलब इंसान नहीं होता। हम लेमैन का मतलब क्या है, हम लेमैन में क्या समझते हैं कि पर्सन का मतलब हो गया इंसान, पर लॉ बोलता है ऐसा कहां लिखा है? कंपनीज एक्ट में तो कुछ बोला ही नहीं है कि ये पर्सन कौन है। कंपनीज एक्ट में नहीं बोला कि ये इंसान है कि ये जानवर है, अभी कुछ नहीं बताया कंपनीज एक्ट में। समझ में आ रही बात सबको? पर इनकम टैक्स एक्ट में ये लिखा है कि पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, एओपी, एलएलपी, एचयूएफ, लोकल अथॉरिटी और अदर्स। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के साथ जोड़ती हूं, है ना, तो सपोज करो अगर मुझे वन पर्सन कंपनी खोलनी है, क्या खोलनी है, वन पर्सन कंपनी खोलनी है, तो क्या कोई एलएलपी, वन पर्सन कंपनी खोल सकती है क्या? एलएलपी कह रही है मेरे पास, जैसे मेरी एलएलपी है, मेरी एलएलपी का नाम है स्वाति एलएलपी, ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है, एलएलपी का नाम है। मेरी एलएलपी एक ओपीसी खोलना चाहती है जिसका नाम है स्वाति प्राइवेट लिमिटेड, स्वाति ओपीसी नहीं होता, स्वाति प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, ये तो स्वाति प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी, ऐसे लिखते हैं अपन ओपीसी कंपनी के लिए, ठीक है। ये बोले स्वाति ओपीसी, स्वाति पब्लिक कंपनी होगी तो स्वाति पब्लिक कंपनी, प्राइवेट होगी तो स्वाति प्राइवेट कंपनी। वाह वाह, चलो इधर सुनो, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। पर्सन कौन कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, एओपी होता है, एलएलपी, ये सारे लोग पर्सन होते हैं। अगर ये सारे लोग पर्सन है तो मैं कह रही हूं एलएलपी पर्सन है। इस एलएलपी पर्सन का एलएलपी कौन सा है? स्वाति एलएलपी है। क्या नाम है? स्वाति एलएलपी। ये स्वाति एलएलपी सोच रही है कि मैं एक ओपीसी खोल लेती हूँ। क्या खोल लेती हूँ? और ओपीसी का नाम क्या रखेंगे? स्वाति प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। और इस ओपीसी की सिंगल मेंबर, एक ही मेंबर होना चाहिए, इसकी सिंगल मेंबर कौन है? स्वाति एलएलपी। कौन है सिंगल मेंबर? स्वाति की एलएलपी है, स्वाति नहीं है मेंबर इसमें। कौन है? स्वाति की एलएलपी इसमें मेंबर है। क्या एलएलपी ओपीसी कंपनी खोल पाएगी क्या? नहीं, नहीं खोल सकते। क्यों? अब तुम ध्यान से समझना, कुछ कुछ बच्चों का तो इसका जवाब पता है कि क्यों नहीं खोल सकते। मेरी बात ध्यान से समझना, क्यों नहीं खोल सकते? अगर मैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 की डेफिनेशन पढ़ूं तो ये पर्सन से समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन इंडिविजुअल है, एलएलपी है, एचयूएफ है, ये कहीं नहीं बोला हुआ। कौन सी डेफिनेशन में? सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। इसीलिए वन पर्सन कंपनी का एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 3, जो ये क्लैरिफाई करता है कि ये वन पर्सन का मतलब एलएलपी नहीं होता।
ये 1% का मतलब एओपी नहीं होता, ये 1% का मतलब हमारा बीओआई नहीं होता। तो 1% कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। बात समझ में आ रही है? अब ये कहां लिखा है ये अपन देखेंगे सेक्शन नंबर 3 चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में आओ फटाफट से। चैप्टर 2 में पेज नंबर 2.8 पे आओ। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2.8। चलो सबसे पहले लिखा हुआ है 2.8 पे 1% कंपनी। क्या लिखा हुआ है? 1% कंपनी। इसमें अपन पढ़ते हैं फर्स्ट में क्या लिखा है। द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम allowed the formation of a company by just one person with limited liability called 1% company, or 1% company is described as a private company under section 3 subsection 1 clause C। समझ में आ रही है? तो ये बोल रहे हैं कंपनीज एक्ट में पहली बार 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट लाया गया और इस 1% कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी। ये तो तुमको पता है, बोलो हाँ है ना। फिर क्या लिखा है? अब इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, वर्ड पढ़ो। क्या एलएलपी नेचुरल पर्सन है? क्या एओपी नेचुरल पर्सन है? क्या बीओआई नेचुरल पर्सन है? क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? तो नेचुरल पर्सन कौन हुआ? इंडिविजुअल। नेचुरल पर्सन कौन हुआ? तो ये जो है ना, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में नहीं लिखा था नेचुरल पर्सन। वहां तो क्या लिखा था? पर्सन। वहां तो क्या लिखा था? तो कहां लिखा है नेचुरल पर्सन? सेक्शन 3 में। कहां लिखा है? सेक्शन 3 में। बात समझ में आ रही है? ओनली अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कोई भी। मैं मेरी बेटी को ओपीसी कंपनी खुलवा दूं, 1 साल की है, खुलवा दो ओपीसी कि तुमको ही चलानी है कंपनी। अब उस तुम कंपनी में तुमको जो करना है करो, तुम्हारी इच्छा है, पर तुमको कंपनी चलानी है। क्या खुलवा सकते हैं क्या? नहीं। तो कौन होना चाहिए नेचुरल पर्सन? मेजर होना चाहिए। कौन होना चाहिए? मेजर। तो क्या लिखा है यहाँ पे? अदर देन माइनर लिखा है ना। अब तुमको एक बात बताऊं, माइनर कौन होता है? 18 ईयर्स से कम वाला कौन कहलाता है? माइनर। ये तुमने कहां पढ़ा था कि 18 ईयर्स से कम वाला माइनर कहलाता है? फाउंडेशन में पढ़ा था। वेरी गुड। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम का होता है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ना। ये तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, ये तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब माइनर है ना, माइनर। माइनर का डेफिनेशन भी अलग अलग एक्ट में अलग अलग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि माइनर कौन होता है? जो 18 से लेस ईयर का है ना, लेस देन 18 ईयर्स है। जो मैरिज एक्ट है उसके लिए तो शादी करने के लिए तो 18 साल की एज नहीं होती, वो कितना है? 21 साल है। तो वहां पे माइनर की डेफिनेशन क्या है कि 21 साल से कम होगा तो माइनर है और शादी नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात सबको? तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर का डेफिनेशन अलग है, मैरिज एक्ट में माइनर का डेफिनेशन अलग है। समझ में आ रही बात सबको? तो कौन सा डेफिनेशन लू माइनर का? क्योंकि माइनर का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में तो नहीं है। माइनर का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं है, मैं तुमको दिखाऊंगी। तो कौन सा डेफिनेशन लेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्यों? क्योंकि हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो वो बिजनेस है, और कॉन्ट्रैक्ट जो हम करते हैं वो भी बिजनेस का पार्ट है। तो इसीलिए हम माइनर की डेफिनेशन कौन से एक्ट से उठाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। समझ में आ रही बात सबको? तो यहां पे माइनर कौन हुआ? कौन हुआ माइनर? 18 वाला कि 21 शादी वाला? 18 वाला। तो ये माइनर कौन हुआ? 18 ईयर्स वाला। मतलब अगर कोई पर्सन 18 ईयर्स से कम का है तो वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, पर अगर कोई पर्सन 18 और अबव हुआ तो वो ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही? यहाँ पे हर वर्ड को ऐसे ही तोड़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फाउंडेशन नहीं है। ये कौन सी सब्जेक्ट, ये कौन सा लेवल है? इंटरमीडिएट लेवल। समझ में आ रही है? तो क्या लिखा है सबसे पहले? ओपीसी में ओनली अ नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर, प्लस कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सिटीजनशिप कैसे आती है? बाय बर्थ से सिटीजनशिप आ जाती है, तुमको पता है ना। एंड वेदर रेसिडेंट इन इंडिया, लाइन पढ़ना क्या लिखा है? रेसिडेंट इन इंडिया हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए। ऊपर चार्ट पे आओ, मेंबर सेकंड पार्ट लिखा है,
ओपीसी का मेंबर कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, प्लस माइनर नहीं होना चाहिए, प्लस सिटीजन होना चाहिए। मैंने रेसिडेंट नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि रेसिडेंट का क्राइटेरिया है ही नहीं। क्योंकि क्या लिखा है डेफिनेशन में? रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? तो रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी। अब एग्जाम में या फिर हमारे मॉड्यूल में कंपनीज एक्ट में लिख के दिया है कि रेसिडेंट अगर आप हो तो रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? कोई भी पर्सन जो 120 डेज से ज्यादा पिछले साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा है तो वो रेसिडेंट है, नहीं भी रहा है तो भी वो ओपीसी तो खोल सकता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ओपीसी में। इसके बाद अच्छा, तुमने पढ़ा था कि ओपीसी कंपनीज जो है वो ये सारे काम नहीं कर सकती। तुमको ध्यान होगा कि ओपीसी कंपनीज को कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी कि ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकती। याद है क्या? ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकती। क्यों मना किया है? मना तो किया है कि ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, ओपीसी एनबीएफसी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्या दिक्कत है अगर ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी हो तो? फ्रॉड कर रहे होते तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर सेक्शन 8 कंपनी में फ्रॉड हुआ और 1% सिंगल मेंबर वाली कंपनी हुई तो सेक्शन 8 कंपनी में फ्रॉड के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस आज के टाइम पे ऐसे आने लग गए जहां पर लोग सेक्शन 8 कंपनी खोलते हैं और फ्रॉड करते हैं। ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं चैरिटेबल का, ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि हम कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं कि हम कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पर सब कर रहे हैं। अरे ऐसे फ्रॉड ना हो 1% कंपनी में, इसीलिए 1% कंपनी को मना कर दिया कि तुम सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकते, तुमको काम करना है तुम प्रॉफिट के लिए करो। समझ में आ रही है बात सबको? ओपीसी एनबीएफसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, या फिर ओपीसी एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकती। क्यों मना किया है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या फिर मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक का काम मेन क्या होता है? लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से, मेन एक्टिविटी है ये। और तुमको एक बात बताऊं, जितना इकोनॉमी में बैंक ग्रो करता है उतना ही इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो करती है। जिस रेट से इकोनॉमी में बैंक ग्रो करेगा उतना इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। तो इकोनॉमी की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? बैंक्स पे। और बैंक किसके कंट्रोल में आते हैं? आरबीआई के। बैंक किसके कंट्रोल में आते हैं? आरबीआई के। एनबीएफसीज आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, एनबीएफसीज आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। एनबीएफसी का भी काम तो यही है, लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। काम तो ये भी बैंक वाला ही करते हैं, पर इन पे रेगुलेशंस कंपैरेटिवली कम लगते हैं। ये किसी को भी लोन दे सकते हैं, और ये जब लोन देते हैं तो ज्यादा पूछताछ भी नहीं करते। बैंक तो बहुत पूछता है, ये लोग नहीं पूछते। तो अगर ओपीसी कंपनी एनबीएफसी है, ओपीसी कंपनी कौन है? फ्रॉड करने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और पैसा लेके भाग जाएंगे। रेगुलेट करने के लिए इतना अथॉरिटी कंट्रोलेबल कोई भी नहीं होगा। इसीलिए बोला है कि ओपीसी कंपनी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट नहीं करने देंगे, और इसीलिए बोला है कि ओपीसी को एनबीएफसी में भी नहीं काम करने देंगे। समझ में आ रही है? क्योंकि एनबीएफसी मतलब लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये ग्रो हो रहा है, मतलब इकोनॉमी ग्रो तो हो ही रही है। अगर यहां पर ही फ्रॉड हो गया तो यहां फ्रॉड हो गया तो इकोनॉमी एकदम डाउन पे आ जाएगी। इसीलिए मना कर दिया कि सिंगल पर्सन को एनबीएफसी नहीं खोलना। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो दो रीजन है जिसकी, दो रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस है जो ओपीसी नहीं कर सकती। कौन कौन से? सेक्शन 8 वाला काम और एक एनबीएफसी वाला काम। बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक देखो क्या लिखा है। ओपीसी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी ऑफ सेक्शन 8, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्दर ओपीसी कौन सी एक्टिविटीज नहीं कर सकती? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब आप ना तो लोन्स ले सकते हो, ना तो आप लोन दे सकते हो, ना ही आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही आप किसी कंपनी के शेयर्स में बॉडी कॉर्पोरेट में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? फिर क्या लिखा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओपीसी इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये तो अपन को समझ में आ गया कि सेक्शन 8 वाला काम नहीं कर सकते, एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकते। ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, ये भी तुमको पता है ना। अब ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, बोलो हाँ या ना। अगर वो मेंबर किसी दिन चला गया बिना बोले,
बिना बोले चला गया तो वो कंपनी कौन चलाएगा? वेरी गुड। तो मेरी कंपनी है ओपीसी, है ना, स्वाति ओपीसी नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओपीसी कंपनी जो होती है उसमें क्या लिखते हैं? प्राइवेट लिमिटेड आता है, ब्रैकेट में आप ओपीसी लिखते हो, तो स्वाति प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी है। मेरी कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करना है, मैंने नॉमिनी अपॉइंट किया है, सपोज करो अरशद को, वही करता है ना टेक्निकल काम सारे, वही कर रहा है, तो उसी को अपॉइंट किया अपन ने, अरशद को अपन ने नॉमिनी अपॉइंट किया है, ठीक है। अब मैंने अरशद का नाम लिख दिया कि मैंने मेरी ओपीसी में जो डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार होते हैं उसमें मैंने नॉमिनी का नाम लिख दिया कि हाँ अरशद नॉमिनी, और मैंने अरशद से पूछा ही नहीं, मैंने अरशद से कोई कंसेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिखा, मैंने नाम लिख दिया कि हाँ नॉमिनी कौन है? अरशद है। क्या मैं बिना अरशद से पूछे उसका नाम लिख सकती हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब आप नॉमिनी अगर अपॉइंट करते हो तो आप नॉमिनी अपॉइंट करोगे, आप आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट में लिखोगे कि आप अरशद को नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो। कौन से फॉर्म में लिखोगे? INC 2 में। INC इज इनकॉर्पोरेशन, INC का ये शॉर्ट फॉर्म है INC, लॉन्ग फॉर्म क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन। तो INC 2 फॉर्म नंबर है, इसमें मैं मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में अरशद का नाम लिख दूंगी कि अरशद इज अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी ऑफ स्वाति प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। बोलो बात समझ में आ रही है सबको? पर ये नाम INC 2 में मैं अरशद से बिना पूछे तो नहीं लूंगी, तो अरशद का मुझे क्या चाहिए? रिटर्न कंसेंट। क्या चाहिए? रिटर्न कंसेंट। अरशद एक पेपर में मुझे लिख के देगा कि हाँ मैम मैं तैयार हूं आपकी कंपनी में, ओपीसी कंपनी में क्या बनने के लिए? नॉमिनी बनने के लिए। रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में आएगा? INC 3 में। कौन से फॉर्म में? INC 3 में। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अरशद को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, अब है ना दक्ष कह रहा है मैम आप ऐसे बिना पूछे, हमसे भी आप पूछते तो सही कि किसको नॉमिनी अपॉइंट करना है, मैं तैयार हूं आपकी कंपनी में नॉमिनी बनने के लिए, है ना, अरशद को हटाओ, मेरे को और आप नॉमिनी बनाओ, अरशद काम भी सही नहीं करता, मैं बेटर काम करता हूं, ऐसे मुझे दक्ष कह रहा है। तो फिर मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार दक्ष को भी नॉमिनी बना के देखते हैं कि ये अगर मैं नहीं रही तो दक्ष हो सकता है मेरी कंपनी को बेटर चला ले। तो मैंने किसकी बात मान ली? दक्ष की। तो मैंने सोचा अरशद को हटा देते हैं और किसको अपॉइंट कर लेते हैं एज ए नॉमिनी? दक्ष को अपॉइंट कर लेते हैं। किसको? दक्ष को। तो दक्ष को जब मैं नॉमिनी अपॉइंट करूंगी तो इसको तो मैंने हटा दिया, है ना, तो मैंने वापस से INC 2 फॉर्म बनाऊंगी। INC 2 फॉर्म में किसका नाम लिखूंगी? दक्ष का। पर दक्ष से बिना पूछे लिखूंगी कि दक्ष का रिटर्न कंसेंट चाहिए। दक्ष का रिटर्न कंसेंट चाहिए तो मैं नॉमिनी यहां पे चेंज कर रही हूं। जब नॉमिनी आप कंपनी में चेंज करते हो तो आप ROC को तो बताओगे। कौन से फॉर्म में? INC 4 में। कौन से फॉर्म में? INC 4 में। तीनों फॉर्म्स क्लियर है? INC 2 किसका है? आप जब नॉमिनी अपॉइंट करते हो उसका नॉमिनेशन कौन से फॉर्म में होता है? नॉमिनेशन कौन से फॉर्म में होता है? INC 2 में। नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट कौन से में आता है? INC 3 में। और जब नॉमिनी चेंज करना होता है तो कौन सा फॉर्म लगता है? INC 4। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो यहां तक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? पक्का? श्योर? आ जाओ फटाफट से मॉड्यूल दिखाती हूं। ये रहा, चलो। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। रेसिडेंट का मतलब होता है कोई भी वो पर्सन जो नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहा हो। ओपीसी सेक्शन 8 वाला काम और NBFC वाला काम नहीं कर सकती। फिर लिखा है ओपीसी के मेमोरेंडम में किसका नाम लिखोगे आप? नेचुरल पर्सन का नाम लिखोगे जो ओपीसी का मेंबर होगा, पर वो माइनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। नॉमिनी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है भाई, नॉमिनी के लिए भी तो सेम क्राइटेरिया है। नॉमिनी भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नॉमिनी भी सिटीजन होना चाहिए, नॉमिनी माइनर नहीं होना चाहिए, और रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अलोंग विथ हिज, पर इन सब लोगों का क्या चाहिए हमको? रिटर्न कंसेंट चाहिए। हु शैल, और जैसे ही सब्सक्राइबर और मेंबर की डेथ हो जाएगी तो वो कंपनी का जो नॉमिनी था वो कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? एक एग्जाम्पल लिखा है, पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है ना। मिस मधु फॉर्म्ड एन ओपीसी। किसने कंपनी बनाई है?
मधु ने। वेयर इन मिस्टर सुदन इज नॉमिनी, मिस्टर सुदन को अपन ने क्या अपॉइंट किया है, नॉमिनी, एज हिज नेम इज स्पेसिफाइड इन एमओए अलोंग विथ हिज कंसेंट। सही है सब कुछ, हमने मिस्टर सुदन को अपॉइंट कर लिया नॉमिनी और उससे हमने रिटर्न कंसेंट भी ले लिया। मिस मधु डिक्लेयर्ड, मुझे एक बात बताओ, इनकॉम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? इनकॉम्पिटेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, यही अपन ने देखा। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इंसॉल्वेंट भी तो इनकॉम्पिटेंट पार्टी होती है। याद करना कौन कौन सी इनकॉम्पिटेंट पार्टी होती है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और माइनर, डिक्लेयर्ड बाय, कुछ तो लिखा हुआ था मैम ऐसा। चलो आओ, इंटरनेट आज चल नहीं रहा है, बहुत ही परेशान कर रहा है। सीए फाउंडेशन की बुक निकालती हूँ, उसमें लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा भी था, अब तुमको कितना याद है नहीं है वो अपन देखेंगे। इनकॉम्पिटेंट पार्टी में कि इंसॉल्वेंट के लिए क्या लिखा था, कि इंसॉल्वेंट कॉम्पिटेंट पार्टी है कि नहीं है ना, देखते हैं। जो पेपर 2 बिजनेस लॉ, रुको रुको, बुक में से दिखाऊंगी तो तुमको याद जल्दी आएगा ना, 2 मिनट रुको। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ लिखा था क्या? तो तुम तो मुझे इंसॉल्वेंट कह रहे थे। चलो तुम मुझे वापस बताओ, कौन कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड, सॉरी, कौन कौन से लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं? पहले माइनर हो गया, दूसरा अनसाउंड माइंड हो गया, और तीसरा था लॉ के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए वो पर्सन, है ना। ये 3 लिखी हुई बातें, क्या क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंट कहीं नहीं लिखा है, क्या लिखा है? माइनर नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, क्या लिखा है? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तुमको याद बता कराऊं, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन होता है? एलियन एनिमी, तुम्हारी लैंग्वेज में अलाइन एनिमी याद है? कॉन्विक्ट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, हाँ या ना? नहीं याद आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हारी शक्ल देख के। यूनिट 3 में अपन ने डिटेल में पढ़ा था डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में लोगों के नाम। हाँ, तो उसमें उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? उसमें कई, ये क्या हो गया? बंद करना, मैंने नहीं किया यार। फेस टाइम आ रहा है, डन इसका, अरे कट का ऑप्शन कहाँ रहा है यार? अरे यार ये सिम मेरी नहीं है ना, इसमें बंद करना पड़ेगा इसको, इंटरनेट ही बंद कर देते ना, बेटर रहेगा। ठीक है, चलो।
तो तुमको एक बात बताती हूँ, इंसॉल्वेंट पर्सन जो होता है ना वो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता। इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्यों, क्या मतलब? हमने तो यही पढ़ा है कि इंसॉल्वेंट पार्टी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। पता नहीं तुमने कहाँ पढ़ा है और किससे पढ़ा है, ध्यान नहीं। इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट, वापस सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हारे मन में पता नहीं कहां से आया कि इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तुम खुद सोचो, अगर इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं कर सकता और ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो फिर ये सॉल्वेंट कैसे होगा? कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। तो फिर अगर इंसॉल्वेंट पार्टी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारे हिसाब से, तो इस हिसाब से तो इंसॉल्वेंट पार्टी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। और अगर ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो फिर ये कभी सॉल्वेंट हो ही नहीं पाएगी। मतलब एक बार जो इंसॉल्वेंट हो गया वो अपनी जिंदगी में हमेशा इंसॉल्वेंट ही रहेगा। क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या कि एक बार इंसॉल्वेंट मतलब लाइफ टाइम इंसॉल्वेंट, लाइफ टाइम मेंबरशिप है एक बार इंसॉल्वेंट होते? क्या ऐसा है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या नहीं। तो इंसॉल्वेंट पर्सन अगर एक बार इंसॉल्वेंट हो गया तो वो लाइफ टाइम एलिजिबल नहीं होता इंसॉल्वेंट के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ही और शी इज अ कॉम्पिटेंट पार्टी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात सबको? तो फिर सुना ध्यान से, इंसॉल्वेंट पर्सन में एक टाइमलाइन बनाती हूँ, एक टाइमलाइन से समझाती हूँ पूरी बात। अच्छा, इंसॉल्वेंट होता कौन है पहले ये बताना। कैसे पता चलेगा कि ये इंसॉल्वेंट है? लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से, बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा लाइबिलिटी, तुम्हारे लिए बात करती हो ना, तुम्हारा असेट क्या है? तुम्हारे पास असेट्स क्या है बताओ? आईसीआई की बुक और आपकी किताबें, यही असेट है हमारे पास। तो अभी तो तुम्हारी लाइबिलिटीज क्या है? आईसीआई का भी एग्जाम फॉर्म आएगा, वो फिल करना। हाँ या ना, एग्जाम फॉर्म आएगा, पैसे देने पड़ेंगे, वो फिल करोगे, वो तुम्हारी लाइबिलिटी है ना। उसके अलावा तुमने पुरानी कुछ लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी है, जैसे फीस फिल करना, आईसीआई की फीस फिल करना, और बुक्स मंगाना, कॉपीज मंगाना, ये सब लाइबिलिटी है तुम्हारी। तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि तुम्हारे लेवल पे तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी, पर्सनल इन द सेंस कि तुम्हारे खर्चे, पर्सनल लाइबिलिटी का मतलब तुम्हारे खर्चे ज्यादा है तुम्हारे पास जो असेट है उससे, तो तुम तो इंसॉल्वेंट हो गए। तुम्हारे खर्चे कितने सारे हैं, लाइबिलिटी तुम्हारी ज्यादा है और असेट में तुम्हारे पास कुछ है नहीं। क्या है तुम्हारे पास असेट में बताओ? खर्चे नहीं कह रही मैं, कह रही हूं जो तुमको पे करना है, पर उसके लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ है? जैसे तुमको आईसीआई की एग्जाम फीस भरनी है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो लाइबिलिटी हो गई ना एक बार के लिए मेरे, तो उसको मैं भरूंगी कहां से? उस हिसाब से कह रही हूं कि तुम्हारे लिए लाइबिलिटी ज्यादा है कि नहीं है? तुम्हारी लाइबिलिटी ज्यादा है और तुम्हारे असेट है क्या? तुम्हारे पॉकेट में अभी कैश, चलो तुम एसेट में कैश ले लेते, कितना है अभी तुम्हारे पास जो भी कैश है? क्या उससे तुम, कुछ लोगों के तो होगा ही नहीं, क्या उससे तुम आईसीआई की फीस भर सकते हो क्या? तो तुम हमारी एट प्रेजेंट तुम सारे इंसॉल्वेंट हो तुम्हारी डेफिनेशन के हिसाब से, इफ लाइबिलिटी इज मोर देन असेट। सिर्फ लाइबिलिटी मोर देन असेट होने से आप इंसॉल्वेंट नहीं बन जाते। पहली चीज, क्या बोला मैंने? सिर्फ लाइबिलिटी मोर देन असेट होने से आप इंसॉल्वेंट नहीं बनते। तो फिर इंसॉल्वेंट, क्योंकि अगर ये होता तो तुम सारे इंसॉल्वेंट बैठे होते। समझ में आ रहा है? और तुमने ही कहा था कि एक बार इंसॉल्वेंट मतलब इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो लाइफ टाइम इंसॉल्वेंट। काम करना चालू किया नहीं, जॉब लगी नहीं, उससे पहले हम इंसॉल्वेंट हो गए। समझ में आ रही है कि बात सबको? तो लाइबिलिटी मोर देन असेट है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, इफ द पर्सन इज अनेबल टू पे ऑफ इट्स डेट। ये मैंने तुमको फाउंडेशन में भी बताया था, अगर तुमको याद हो थोड़ा सा तो। अगर आप इस कंडीशन के साथ इस वाली कंडीशन को भी फुलफिल करते हो दोनों, तो फिर आप इंसॉल्वेंट होते हो। अगर आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है असेट से और आप आपकी लाइबिलिटीज और डेट को पे ऑफ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या कहलाओगे? इंसॉल्वेंट कहलाओगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तक? तो इसका मतलब तुम्हारी सिचुएशन क्या है अभी? लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, बट यू आर एबल टू पे ऑफ योर डेट्स बाय द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। बात समझ में आ रही? इसीलिए तुम इंसॉल्वेंट नहीं हो। समझ में आ रही है क्या बात सबको यहां तक? तो तुम इंसॉल्वेंट हो क्या? नहीं। तो इंसॉल्वेंट की दो कंडीशन क्या है? लाइबिलिटी इज मोर देन असेट, और दूसरा क्या होना चाहिए? अनएबल टू पे इट्स डेट। जैसे ये पर्सन है
ये पर्सन कौन हो जाता है? इंसॉल्वेंट। कौन हो जाता है ये? बहुत ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, इससे पहले अपन ने इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा है ना। जब भी कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसको इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती होगी। तुमको थोड़ा सा याद है, मैंने फाउंडेशन में कहा था, जब भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो उसको क्या देना पड़ता है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो खुद दे सकता है। किसको देनी है एप्लीकेशन? कोर्ट को। एप्लीकेशन किस में जाके दोगे? कोर्ट में। एप्लीकेशन वो खुद दे सकता है या फिर उसका क्रेडिटर भी जा सकता है। भाई क्रेडिटर कहेगा इसने मेरे पैसे दिए नहीं, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, तो क्रेडिटर जा सकता है तुम्हारे बिहाफ पे, या फिर तुम खुद जा सकते हो कोर्ट में कि मुझे क्या डिक्लेयर कर दो? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। समझ में आ रही बात सबको? तो एप्लीकेशन आपने या तो खुद दी या फिर आपके क्रेडिटर ने दी। तो आप ये सब, यहां तक आप क्या हो गए? यहां तक तुम क्या हो? इंसॉल्वेंट। क्या हो? इंसॉल्वेंट। अब इसके बाद तुम कोर्ट में गए, है ना? कोर्ट में गए, कोर्ट ने जाके तुमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया क्योंकि तुमने एप्लीकेशन दी थी। क्या डिक्लेयर कर दिया? इंसॉल्वेंट। तुमको जब कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, है ना, कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, तब तुम कहलाओगे अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। क्या कहलाओगे? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। मतलब ऐसे इंसॉल्वेंट जिसकी लाइबिलिटी और एसेट का भी सुलटारा नहीं हुआ है। क्योंकि इंसॉल्वेंट जब हो जाते हो तो आपकी जो भी थोड़ी बहुत एसेट्स होती है वो सारा हम किसको दे देते हैं? क्रेडिटर्स, और जो भी हमारी डेट होती है उसको पे ऑफ करने के लिए यूज कर लेते हैं। यही होता है? बोलो हाँ है ना? तो आपके जितने भी थोड़े बहुत असेट थे उसको हम किस में यूज कर लेंगे? लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो कोर्ट ने तुमको क्या डिक्लेयर किया? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, सुना था ध्यान से, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अभी तक कोर्ट ने तुम्हारे असेट को सेल नहीं किया। अभी तक कोर्ट ने तुम्हारी असेट्स को सेल नहीं किया है। अभी तक तुम्हारे कोर्ट ने अभी तक तुम्हारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया है। जितनी भी होती, पूरी तो हो नहीं पाएगी, बोलो है ना, जितनी भी होती, पर अभी तक ये सलटारा नहीं हुआ है, तब तक तुम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। क्या हो? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसके बाद कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस पर्सन के जितने भी एसेट है उसको बेच दो, इसकी जितनी भी लाइबिलिटीज है उससे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सलटारा कर दो, जिसको जितना पैसा मिल रहा है। और इसके बाद जब तुम्हारा सारा असेट सेल कर दिया जाएगा, तुम्हारी सारी लाइबिलिटीज पे कर दी जाएगी, सारी में जितना भी प्रोपोर्शनेट पे होगा उसी की बात कर रही हूं ना, उसके बाद तुम कहलाओगे डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। क्या कहलाओगे? डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, जहां पर तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन जीरो हो चुका है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हो गया? तुम्हारा फाइनेंशियल पोजीशन जीरो। इसके बाद जैसे कोर्ट ने तुम्हारा सारा उधारी चुका दिया, जो भी थोड़ा बहुत था सेट बेच दिया, इस स्टेज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रीबर्थ। क्या बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसके बाद अब तुम वापस काम चालू करोगे, नए सिरे से अपने पैसे बनाओगे, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रीबर्थ। क्या इसके बाद तुम इंसॉल्वेंट हो? क्या नहीं, इस स्टेज तक तुम इंसॉल्वेंट हो। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ है ना? क्या इंसॉल्वेंट पार्टी लाइफ टाइम इंसॉल्वेंट रहती है? क्या नहीं, इंसॉल्वेंट पार्टी तब तक इंसॉल्वेंट रहती है जब तक उसके असेट्स को कोर्ट बेच नहीं देता, उसकी लाइबिलिटीज को प्रोपोर्शनेट सेटल नहीं कर देता। जैसे ही ये काम खत्म हो जाता है उसके बाद आप इंसॉल्वेंट नहीं होते। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? ये वो पोजीशन है पर्सन का जहां पर वो कहां पे स्टैंड कर रहा है? जीरो पर। जब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना असेट है ना लाइबिलिटी, अब उसको कुछ नहीं देना किसी को, ना उसको कुछ लेना है किसी से। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रीबर्थ। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक सबको? तो देखो आईसीआई के एग्जाम्पल में क्या पूछा है तुमसे। आईसीआई के एग्जाम्पल में ये सारी रामायण नहीं लिखी है, ये एक्स्ट्रा बताई है क्योंकि जरूरत थी एग्जाम्पल में। समझ में आ रही है? आईसीआई ने तो लिख के दे दिया इंसॉल्वेंट, ये मानते हुए कि तुमको सब पता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। मिस मधु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट ने इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी। पेंडिंग टू डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी मतलब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया कि इसके असेट अभी तक कोर्ट ने बेचे नहीं है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया।
बोलो बात समझ में आ रही है सबको? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब शी बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? शी बिकम्स इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कब तक? जब तक वो सॉल्वेंट नहीं हो जाती है। जब तक वो क्या नहीं हो जाती है? सॉल्वेंट। उसके एसेट बेचे नहीं जाते हैं और लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं की जाती है। इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो है, पर सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट? अब देखना ध्यान से, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन से? फर्दर ये पर्सन किसी से कोई लोन नहीं ले सकता है ना, ये कोई भी तरीके का नया डेट इनकर नहीं कर सकता। बेसिकली आप नया पैसा किसी से नहीं लोगे जब तक आप डिस्चार्ज नहीं हो जाते। पर क्या आप ओपीसी के मेंबर बन सकते हो क्या? हाँ। क्यों? ओपीसी की अगर मैं मेंबर बनती हूँ, सुना था ध्यान से, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन, किसकी बात कर रही हूं? इंसॉल्वेंट पर्सन अगर ओपीसी का मेंबर बनता है तो ओपीसी के शेयर्स उसके पास है, हाँ या ना? ओपीसी के शेयर्स उसके पास है। ओपीसी के शेयर्स उसके पास है मतलब उसके पास असेट है। असेट है ना? मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, वो मेरे लिए असेट ही तो है। बोलो हाँ या ना? तो मेरे पास अगर ओपीसी कंपनी, इंसॉल्वेंट पर्सन के पास अगर ओपीसी कंपनी के शेयर्स है तो वो असेट है, तो आप असेट तो ले सकते हो ना, आप लाइबिलिटी इनकर नहीं करोगे। नहीं, असेट आप लेते हो तो वो तो अच्छा है ना, क्योंकि अगर आपके शेयर्स है तो इसको भी हम बेच के आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। बात समझ में आ रही क्या तक? इसीलिए इंसॉल्वेंट पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ ओपीसी इवन दो ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। समझ में आ रही बात सबको? बहुत डीप है, इतना आईसीआई ने लिख के नहीं दिया है, पर अगर नहीं पढ़ाती तो समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हैं। कि इनकॉम्पिटेंट लिखने के बाद भी कह दिया कि मेंबर तो बन ही सकता है। लिखा है ना, देखो खुद ने लिखा है इनकॉम्पिटेंट है, फिर खुद लिख रहे हैं कि हाँ मेंबर तो है। क्या? हाँ सॉरी, नॉमिनी तो मेंबर बन ही सकता है, और वो पर्सन जो है वो भी कंटिन्यू करेगा मेंबर के जैसे। भाई नॉमिनी तो कब बनेगा? जब डेथ हो जाएगी। आ रही है क्या बात समझ में? आता सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? श्योर? अब देखो क्या लिखा है, वापस एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चलो। Miss Madhu formed an OPC wherein Mr. Sudan is nominee as his name is specified in MOA. Along with his consent, Mr. Madhu declared insolvent pending to discharge insolvency. She becomes incompetent to contract. Hence, Mr. Sudan will become the member of the OPC. तो जब तक इसका पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाता तब तक किसको हम मेंबर बना देंगे? मिस्टर सुदन को। और उसके बाद अगर चाहे तो मिस मधु जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी वो वापस मेंबर बन सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक सबको? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं? ये सब चीजें लिखवाऊंगी पर अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बोल रहा है मैंने? आ जाओ इधर बुक में, चलो देखो क्या लिखा है बुक में, है ना? देखो क्या लिखा है, द MOA ऑफ OPC। समझ में आ रहा है ना सबको? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? श्योर? देखो क्या लिखा है, द MOA ऑफ OPC शैल इंडिकेट द नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, माइनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो नहीं हो चलेगा, अलोंग विथ हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट इन रिक्विजिट फॉर्म। कौन सा है रिक्विजिट फॉर्म? नॉमिनी को अपॉइंट, नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में आता है? INC 3 में। नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में आता है? INC 3 में। और नॉमिनी चेंज करते हैं तो INC 4 में। INC 4 में। समझ में आ रही बात सबको? फिर लिखा है who shall in the event of the subscriber death or is in capacity to contract becomes a member of the OPC। एग्जाम्पल मैंने सेम लिख के दिया है, ठीक है? फिर लिखा है the name of such nominated person। अच्छा क्या लिखा है? the name of such nominated person in form number INC 32 along with the consent of such nominee obtained in form number INC 4 and fees as provided shall be filed with the registrar at the time of incorporation of company along with its memorandum and articles। क्या लिखा है ये? मेरी बात सुनो, नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में आएगा? INC 3 में, हाँ या ना? नॉमिनी चेंज करते हो कौन से फॉर्म में? 4। नॉमिनी चेंज करते हो तो नॉमिनी चेंज करने का रिटर्न कंसेंट INC 4 में है क्या? या नॉमिनी चेंज किया इसके बारे में ROC को INC 4 में बताओगे? ROC को। तो इसका मतलब जब भी आप नॉमिनी अपॉइंट करते हो तो नॉमिनी के बारे में ROC को बताओगे INC 4 में। समझ में आ रही बात सबको? नॉमिनी को अपॉइंट करेंगे, रिटर्न कंसेंट लेंगे INC 3 में। नॉमिनी किसको अपॉइंट किया है ये किसको बताएंगे?
आरओसी को बताएंगे कौन से फॉर्म में, आईएनसी 4 में। अभी आईएनसी 32 क्या है, आपने जिसको मेंबर बनाया है उसका कौन सा फॉर्म है, आईएनसी 32। जैसे मेरी ओपीसी है तो मेरा नाम कौन से फॉर्म में जाएगा, आईएनसी 32 में, और नॉमिनी का नाम कौन से फॉर्म में जाएगा, आईएनसी 4 में। किसके पास, आरओसी के पास। समझ में आ रही बात सबको, जिसकी ओपीसी है उसका नाम आईएनसी 32 में जाएगा। ये स्पाइस क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। समझ में आ रही है बात सबको, उस पर अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगी। और आईएनसी 4 किसका फॉर्म है, नॉमिनी का नाम लिख के दोगे, आरओसी को बताओगे आईएनसी 4 में। वापस पैराग्राफ पढ़ रही हूं, सुनना। द नेम ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन इन फॉर्म नंबर आईएनसी 32 along with the consent of nominee obtained in INC 4 and fees shall be filed with the, किसको फाइल करोगे, रजिस्ट्रार को। कब फाइल करोगे, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अलॉन्ग विद इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। बोलो बात समझ में आ रही है सबको यहां तक। फिर लिखा है वेयर अ नेचुरल पर्सन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सब भी क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है इसलिए ना, मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन है, फर्स्ट ओपीसी, सेकंड ओपीसी, 2 ओपीसी अपने पास। एक सिंगल पर्सन 2 ओपीसी खोल सकता है क्या, मतलब मैं इसमें भी मेंबर हूं और इसमें भी मेंबर हूं, चलेगा क्या, नहीं। मतलब एक पर्सन एक ही में मेंबर हो सकता है, 2 में मेंबर नहीं हो सकता। एक में मेंबर, एक में नॉमिनी। सोच लो, मैं एक में मेंबर हूं, एक में नॉमिनी हूं, हो सकता है। पर अगर इसमें भी क्या होता है, जिसमें मैं नॉमिनी हूं अगर उसके मेंबर की डेथ हो जाती है तो आई विल बी द मेंबर ऑफ द सेकेंड कंपनी, तो मुझे दोनों में से एक कंपनी चूज करनी पड़ेगी। एक में मेंबर एक में नॉमिनी हो सकती हूं, पर अगर मैं सेकेंड वाली कंपनी में ड्यू टू सर्कमस्टांसेस मेंबर बन जाती हूं तो मुझे 180 डेज का टाइम दिया जाता है टू डिसाइड कि दोनों में से कौन सी कंपनी चूज करनी है। ठीक है, फर्स्ट वाली में नॉमिनी हूं, दूसरी वाली में मेंबर हूं, चलेगा क्या, ये चलेगा तो ये भी चलेगा ना। एक में नॉमिनी दूसरे मेंबर, चलेगा। दोनों में ही नॉमिनी हूं, चलेगा, क्या दिक्कत है, दोनों में नॉमिनी हूं, चलेगा। अब जिसमें सपोज करो इसमें नॉमिनी थी, इसमें के मेंबर की डेथ हो गई तो मैं मेंबर बन गई अब इसमें, तो मैं एक में मेंबर एक में नॉमिनी, चलेगा। इसके भी मेंबर की डेथ हो गई तो मैं इसमें भी मेंबर बन जाऊंगी, पर दोनों में से चूज करना पड़ेगा 180 डेज के अंदर अंदर। समझ में आ रही है क्या बात सबको, मतलब सिर्फ क्या अलाउड नहीं है, एक पर्सन 2 कंपनी नहीं खोल सकता एज ए मेंबर, बाकी आप कुछ भी इफ एंड बट लगा लो, सब अलाउड है, दोनों में से पर एक ही चूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात सबको, देखो क्या लिखा है, पढ़ते आ जाओ। वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन पर्सन कंपनी becomes a member in another company by virtue of his being a nominee, मतलब मैं किसी एक कंपनी में नॉमिनी थी, पर नॉमिनी की वजह से सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि अब मैं दूसरी कंपनी में क्या बन गई हूं, मेंबर बन गई हूं। क्या बन गई हूं, मेंबर। तो क्या मैं अब 2 कंपनी में मेंबर हो सकती हूं क्या, नहीं। कहां लिखा है, सच पर्सन कौन, इसकी, जिसके हम पहले पर्सन की बात कर रहे थे। सच पर्सन शैल मीट द अबव स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अबव स्पेसिफाइड क्राइटेरिया क्या है कि आप एक ओपीसी में एक ही मेंबर हो सकता है, आप 2 ओपीसी नहीं खोल सकते, लिखा है ना, कैन बी द मेंबर ऑफ ओनली 1 ओपीसी। ये क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर, 180 डेज के अंदर अंदर। समझ में आ रही है क्या बात सबको, मतलब आपको 180 डेज में डिसाइड करना है कि आप दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी को चूज करोगे, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है, सच नॉमिनी में विथड्रॉ हिज कंसेंट, मतलब अब अगर आप दूसरी, सपोज दोनों में से एक में आपने डिसाइड किया आप पहली वाली कंपनी में मेंबर हो, अब दूसरी वाली कंपनी में आप मेंबर नहीं बनना चाहते, तो आपको दूसरी वाली कंपनी का जो नॉमिनेशन है वो भी तो विथड्रॉ करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेशन विथड्रॉ। सच नॉमिनी में विथड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू सच सोल मेंबर एंड टू द ओपीसी। जब आप मना कर देते हो कि मेरे को अब आपकी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनना है, तो आपको ओपीसी को भी बताना पड़ेगा और आपको मेंबर को भी बताना पड़ेगा कि आप अब नॉमिनी नहीं बनना चाहते। क्लियर है। इन दिस केस द सोल मेंबर, अब जब मेरे वाले नॉमिनी ने मना कर दिया, जैसे सपोज करो दक्ष ने मना कर दिया कि मैम मेरे को नहीं बनना, आपकी ओपीसी में नॉमिनी नहीं बनना है, दक्ष ने मना कर दिया, तो
तो मुझे नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो सोल मेंबर शैल नॉमिनेट दूसरे पर्सन को एज नॉमिनी कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 दिनों के अंदर अंदर of the receipt of notice of withdrawal and shall send an intimation to of such nomination writing to the company। तो 15 दिन के अंदर अंदर तो मैं क्या करूंगी, नया नॉमिनी अपॉइंट करूंगी और नया नॉमिनी अपॉइंट करके मेरी ओपीसी को बता दूंगी कि देखो मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है। समझ में आ रही बात सबको। अलॉन्ग विद द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन सो नॉमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर INC 4। अब नॉमिनी चेंज हुआ है तो फॉर्म नंबर कौन सा लगेगा, INC 4 लगेगा। समझ में आ रही बात सबको। डिस्पाइट द नेम ऑफ सच अदर, अदर कौन हो गया, ओल्ड नॉमिनी, एंड अनदर पर्सन कौन हो गया, न्यू नॉमिनी, स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन। ये अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा था, नॉमिनी को चेंज करने का मतलब मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये क्यों है, ये आगे अपन सेक्शंस में ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आएगा, वहां पढ़ेंगे। आप नॉमिनी बदलते हो, अच्छा नॉमिनी का नाम कहाँ लिखा जाता है, मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में बहुत सारी क्लॉजेज होती है, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, तो नॉमिनेशन क्लॉज भी होती है, याद है। नॉमिनेशन क्लॉज में नॉमिनी का नाम लिखते हो। अब मेमोरेंडम की नॉमिनेशन क्लॉज में नॉमिनी का नाम बदल गया, तो नॉमिनी का नाम बदल गया, नॉमिनेशन क्लॉज बदला तो मेमोरेंडम बदला, पर उसको हम ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं बोलते लॉ की बुक्स में। समझ में आ रही बात सबको। यहां तक जो पढ़ा एक बार फटाफट से रिवाइज करो, फिर आगे पढ़ाऊंगी। चलो, ओपीसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है बताओ जल्दी से। ओपीसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में, 2 सबसेक्शन 62 में डेफिनेशन लिखा है, जो क्या बोलता है, ओपीसी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ये 262 में लिखा है। सेक्शन 3 भी लगता है इसके साथ। सेक्शन 3 ये बोलता है अगर आप ओपीसी खोलते हो तो ओपीसी खोलने के लिए पर्सन चाहिए कि नेचुरल पर्सन चाहिए, सिटीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब कौन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से 18 ईयर्स से कम की अपन बात कर रहे हैं, है ना। बोलो बात समझ में आ रही है सबको। उसके बाद ओपीसी कौन से 2 काम नहीं कर सकती, सेक्शन 8 वाला और एक NBFC वाला। ओपीसी कौन सी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है भाई। मेंबर के लिए जो नेचुरल पर्सन है वही सेम चीज किसके लिए होती है, नॉमिनी। जब आप मेंबर नॉमिनेशन करते हो, सॉरी नॉमिनी जब आप अपॉइंट करते हो तो उसका रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में, INC 3 में। INC 3 में रिटर्न कंसेंट, रिटर्न कंसेंट INC 3 में। और जब आप ROC को इन्फॉर्म करते हो तो INC 4 में। नॉमिनी चेंज होता है INC 4 में। जब आप नॉमिनी को बदलते हो या नॉमिनी खुद बदलना चाहता है तो आपको 15 दिनों के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और नया नॉमिनी अपॉइंट करके इसका रिटर्न कंसेंट INC 3 में, नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट INC 3 में, बताओगे INC 4 में ROC को। रिटर्न कंसेंट नॉमिनी से जो लिखवाओगे वो INC 3 में ही आएगा, ROC को जो इन्फॉर्म करोगे वो INC 4 में आएगा। मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनोगे तो तुमको एट द सेम टाइम याद होती जाएगी। ये अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्टिंग नहीं है, एक एक शब्द सुनना पड़ेगा तो याद हो। मैं इसीलिए बार बार चीजों को बोल रही हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आ रही बात सबको। रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में, INC 3 में, और ROC को इन्फॉर्मेशन INC 4 में। नॉमिनी चेंज होगा, ROC को इन्फॉर्म करोगे INC 4 में। और जिस दिन आपका नॉमिनी बदलेगा वहां से 15 दिन के अंदर अंदर आपको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर आप एक में मेंबर हो तो आप दूसरे में मेंबर नहीं हो सकते, एक में मेंबर हो दूसरे में नॉमिनी हो सकते हो, पर इसमें अगर आप नॉमिनी की वजह से बाद में जाके क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, तो आपको 180 डेज का टाइम दिया जाता है टू डिसाइड कि आपको कौन सी कंपनी ऑप्ट करनी है। बोलो बात समझ में आ रही है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर। अब आ जाओ आगे। अच्छा, वो इंसॉल्वेंट पर्सन ओपीसी में हो सकता है क्या मेंबर, इंसॉल्वेंट पर्सन ओपीसी मेंबर हो सकता है, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो क्या लिखा है। द मेंबर में, अच्छा नॉमिनी खुद चाहे तो उसका कंसेंट विथड्रॉ कर सकता है, मेंबर चाहे तो भी वो नॉमिनी को निकाल सकता है।
मैं चाहूं तो अरशद का नाम खुद से हटा सकती हूँ, और वो खुद हटना चाहता है तो खुद भी हट सकता है, दोनों ऑप्शंस अलाउड है। फिर लिखा है द मेंबर में चेंज द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम एट, जब मेरी मर्जी होगी तब हटाऊंगी, जिस इच्छा जो भी मेरी इच्छा होगी उसकी वजह से भी हटा सकती हूँ। फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग द डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉमिनी एंड नॉमिनेट अदर पर्सन। भाई जब अगर मैं अरशद को हटा रही हूं तो मुझे किसी और को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो आई विल अपॉइंट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग, पर जब नए को अपॉइंट करूंगी तो उसका भी क्या चाहिए, रिटर्न कंसेंट तो चाहिए। मेंबर्स कैन डू सो बाय गिविंग इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, और जब भी आप नॉमिनी बताओगे तो आप ओपीसी को भी बता दो कि आप नॉमिनी बदल रहे हैं। समझ में आ रही है के बाद सबको? फिर लिखा है वेयर द सोल मेंबर सीजेस टू बी द मेंबर एंड नॉमिनी बिकम्स द न्यू मेंबर। समझ में आ रहा है क्या सेंटेंस? जो मेंबर था वो नहीं रहा और नॉमिनी अब मेंबर बन गया है। देन सच न्यू मेंबर, अब नॉमिनी को मेंबर बना दिया, नॉमिनी को क्या बना दिया, मेंबर बना दिया, तो नॉमिनी तो मेंबर हो गया, अब एक नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना? तो लिखा है सच न्यू मेंबर शैल नॉमिनेट, कितने दिन में? हर चीज 15 दिन में करनी है। नॉमिनी खुद हटके जा रहा है, आप नॉमिनी को हटा रहे हो, नॉमिनी मेंबर बन गया। किसी भी कंडीशन में अगर आपको नॉमिनी नया अपॉइंट करना है तो 15 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ेगा। 15 डेज इज द टाइम लिमिट, और कोई टाइम लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है सबको? विद इन 15 डेज ऑफ बिकमिंग मेंबर अ पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ सच कंपनी। बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्शन नंबर 3 में? हाँ या ना? अब एक टाइम लिमिट और है, लास्ट सुना था ध्यान से। कंपनी विद इन 30 डेज, क्या बोला है? 30 डेज। कौन से 30 डेज है? रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विथड्रॉल ऑफ कंसेंट। मतलब अगर नॉमिनी खुद हटना चाह रहा है या फिर नॉमिनी को मैंने हटा दिया, समझ में आ रही बात सबको? या फिर नॉमिनी मेंबर बन गया, 3 चीजें बोली है मैंने। नॉमिनी खुद हटना चाह रहा है तो मुझे नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी को मैंने हटा दिया तब भी नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, नॉमिनी मेंबर बन गया तो नया नॉमिनी लगेगा ना। तीनों केसेस में 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। क्या बताना है रजिस्ट्रार को? कि आपने नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया है, उसका नाम बताओ और उसका रिटर्न कंसेंट भी दो। और रजिस्ट्रार को आप जब ये बताते हो कि हमने नॉमिनी अपॉइंट किया है तो आप INC 4 में बताते हो। समझ में आ रही है क्या बात सबको? फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे आप जितने भी नॉमिनी अपॉइंट करते हो आप सबके बारे में ROC को इन्फॉर्म करोगे। कौन से फॉर्म नंबर में? 4 में। INC 4 में ROC को बताओगे, INC 3 में रिटर्न कंसेंट जाएगा। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? 30 डेज में किसको बताओगे? ROC को। 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करना है। और 180 डेज कौन सा टाइम लिमिट था हमारे पास? जहां पे आपको दोनों में से एक कंपनी डिसाइड करनी होती थी। 3 टाइम लिमिट है सेक्शन 3 में, 15 दिन, 30 दिन, 180 डेज। और 3 फॉर्म्स है, INC 2, 3, 4, सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 में सारी चीजें 3 है, INC 2, 3, 4। और टाइम लिमिट भी कितनी है? 3, 15 दिन, 30 दिन, 180 दिन। क्लियर है यहां तक सबको? पक्का कोई दिक्कत नहीं इसमें? श्योर? अब ये जो नोट लिखा है इस पर अभी मैं नहीं आऊंगी, ये जब अपन बाद में सेक्शंस पढ़ेंगे तब ये नोट काम आएगा। अभी अपन को ये सारी चीजें नहीं आती है। तुमको याद हो तो मैंने कल तुमको कहा था OPC कंपनी को कंपनीज एक्ट के 80% ऑफ दी सेक्शंस नहीं लगते। याद है क्या? ये वही बात है कि कौन कौन से सेक्शंस OPC को नहीं लगते। पर जब अपन वो सेक्शंस पढ़ लेंगे तब बताऊंगी कि देखो ये सेक्शन OPC को नहीं लगता, ये सेक्शन OPC को नहीं लगता। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना? श्योर? OPC के बारे में सारी चीजें क्लियर है? अब इधर आओ, ICAI ने एक और एग्जाम्पल यहाँ पे अपन को लिख के दिया है, ये वाला पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या एग्जाम्पल? चलो सुनो। राजेश हैज फॉर्म्ड, ICAI का एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे देखना। राजेश हैज फॉर्म्ड अ OPC, बनाने दो, बनानी है तो। जहां पे वो किसको अपॉइंट कर रहा है? नॉमिनी। वाइफ है उसकी रूपाली, उसको उसने नॉमिनी अपॉइंट कर लिया। पिछले 2 सालों से हिज वाइफ रूपाली इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस एंड ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वॉन्ट्स टू चेंज हर एज नॉमिनी। क्या आप अपनी इच्छा से नॉमिनी बदल सकते हो? क्या अलाउड है? अपन ने भी पढ़ा। ही हैज, अब जो इसका हस्बैंड है उसको किस पे ट्रस्ट है?
अपने फ्रेंड रामनिवास पे, और उसके फ्रेंड को एक्सपीरियंस भी है काम कैसे करते हैं, अगर कल को वो मेंबर बनता है तो, है ना। हु कुड बी मेड नॉमिनी, हम रामनिवास को नॉमिनी बना सकते हैं। और हिज सन रक्षक हु इज ऑफ 17 ईयर्स ऑफ एज, मतलब दो ऑप्शन है नॉमिनी बनाने के, या तो इसका फ्रेंड है रामनिवास उसको नॉमिनी बना लो, या फिर 17 साल का इसका बेटा है रक्षक उसको बना लो। किसको नॉमिनी बना पाओगे? इसको क्यों नहीं बना पाओगे? माइनर है। तो लॉ में लिख के दिया है ना सेक्शन नंबर 3 में कि माइनर को नॉमिनी या मेंबर नहीं बनाया जा सकता, माइनर को नॉमिनी भी नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो लिखा है इन द इंस्टेंट केस राजेश कैन अपॉइंट हिज फ्रेंड रामनिवास एज नॉमिनी इन हिज ओपीसी एंड नॉट रक्षक बिकॉज रक्षक इज नॉट अ रक्षक इज अ माइनर। ये एग्जाम्पल मैंने मेरी बुक में नहीं दिया है, रीजन नहीं है ना शायद, क्यों? इतना ईजी है, तुमको समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने जान करके लिख के नहीं दिया। क्लियर? जो एग्जाम्पल अच्छा है, जो मुझे लग रहा है कि देना चाहिए, वही दिया है। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इवन अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, तुम बताओगे ट्रू है कि फॉल्स है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ओपीसी बना सकता है क्या? अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बना सकता है। तो लिखा है ट्रू, यस। कंडीशन क्या है? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। कौन से सेक्शन में लिखा है? 3 में। क्लियर? रूल से हमें कोई मतलब नहीं, हमारा सेक्शन 3 है, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? श्योर? बोलो हाँ या ना। ये रिलैक्सेशंस मैंने बोला ये अपन बाद में पढ़ेंगे। यहां तक हमारा सेक्शन नंबर 3 कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ओपीसी। ये होता है खत्म। कम समझ में आ रही बात सबको? अब आओ एक बार मॉड्यूल में, स्टार्टिंग में मैंने इंडेक्स बना के दिया हुआ है मॉड्यूल का, चैप्टर का। ये देखो, देखो क्या लिखा है। मैंने फॉर्म नंबर लिखा है, कौन सा लिखा है? फॉर्म नंबर INC 3, सेक्शन नंबर 3। क्या लिखा है उसके सामने? कंसेंट ऑफ नॉमिनी वाइल द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। सही लिखा है? नॉमिनी का कंसेंट चाहिए होता है ना INC 3 में, बोलो हाँ है ना। INC 4 क्या लिखा है? ओपीसी को किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? ROC को। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर। क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा? अगर नॉमिनी को आप हटा रहे हो या फिर नॉमिनी ने विथड्रॉ कर दिया है तो अब जो भी चीज ROC को बताओगे नॉमिनी के बारे में, वो कौन से फॉर्म में बताओगे? INC 4 में। क्लियर है क्या यहां तक सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? चलो, अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी कि मैम ICAI ने भी फॉर्म नंबर कहीं पे लिख के दिए हैं क्या? क्या फॉर्म नंबर याद करना जरूरी है क्या? हाँ, ये INC 4 बार 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 बार, क्योंकि तुम इंटर लेवल पे पढ़ रहे हो तो तुमको फॉर्म नंबर्स पता होने चाहिए और याद होने चाहिए। तुमको फॉर्म नंबर्स याद हुए क्या? बोलो है ना, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर? कौन कौन सी टाइम लिमिट थी वापस बोलो ओपीसी में? 15 डेज, 30 डेज और 15 दिन किस चीज के? नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो पुराना नॉमिनी जब भी आप हटाओगे वहां से 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना है। नया नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, उसके बाद क्या करूं? नए नॉमिनी अपॉइंट करने के बाद ROC को 30 दिन के अंदर अंदर बताना है। हाँ, उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको किसको इन्फॉर्म करना है? ROC को, कि हम नया नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं और उसका रिटर्न कंसेंट भी हमारे पास है। बोलो, बात समझ में आ रही है? सेक्शन नंबर 3 कौन सा? ओपीसी। 262 में किसका डेफिनेशन है? ओपीसी का। पक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? अब एक बार चैप्टर 1 की कुछ डेफिनेशंस मुझे और पढ़ानी है, वो भी पढ़ा देती हो ना, फिर ये सब लिखाऊंगी। ये लो, रिलेटिव की डेफिनेशन मैंने कल कहा था ना पढ़ेंगे। कौन से सेक्शन में लिखा है? 2 क्लॉज 77। अब देखो क्या लिखा है 2 क्लॉज 77 रिलेटिव में। रिलेटिव कौन होता है? बहुत इजी डेफिनेशन है एग्जाम के लिए। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैम इस पे कोई डेफिनेशन आएगी क्या, कोई स्टडी आएगा क्या, नहीं, पर हाँ हमको पता होना चाहिए कि रिलेटिव क्या होता है। क्यों पता होना चाहिए आगे बताऊंगी, ठीक है। रिलेटिव का मतलब कौन कौन हो गया? हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, सन डॉटर, ये तो ऑब्वियसली रिलेटिव्स है। सन की वाइफ, हाँ या ना, डॉटर का हस्बैंड, वो भी किस में आते हैं? रिलेटिव में आते हैं, मतलब बहू और दामाद, सिंपल लैंग्वेज में
समझ में आ रही है बात सबको? देखो क्या लिखा है, रिलेटिव का मतलब कौन होता है, देखो सुनो, रिलेटिव का मतलब होता है हर वो पर्सन जो एक दूसरे से रिलेटेड है वो रिलेटिव होते हैं, पर ये कह रहे हैं उसमें कौन कौन आते हैं वो बता देते हैं। HCF के सारे मेंबर्स रिलेटिव होते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेटिव होते हैं, और कौन कौन रिलेटिव होता है, अ पर्सन शैल बी डीम्ड, ये कह रहे हैं हम मान लेंगे तुम रिलेटिव हो, मान लेंगे क्या होता है, हम रिलेटिव ही है। कौन कौन हम रिलेटिव है, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, हाँ, मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग योर स्टेप सन, सन्स वाइफ, अब ये मत कहना स्टेप सन्स वाइफ, सन की स्टेप वाइफ, अरे वो नहीं है, आपका सन उसकी वाइफ, ठीक है, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, भाई स्टेप ब्रदर, बहन स्टेप सिस्टर, ये सारे कौन हो गए हमारे रिलेटिव्स हो गए। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है रिलेटिव्स की, मम्मी पापा भाई बहन, हाँ या ना भाई, तुम्हारे रिलेटिव अगर पता करने तो कौन कौन हो गए, मम्मी पापा भाई बहन, तुम्हारे बच्चे उनके हस्बैंड, मतलब अगर बेटी है तो उसका हस्बैंड और बेटा है तो उसकी बहू, वो तुम्हारा रिलेटिव हो गया। समझ में आ रही बात सबको, हाँ या ना पक्का, और वाइफ तो है ही, समझ में आ रही है क्या, बोलो हाँ या ना। चलो ये हो गया हमारा 277 में रिलेटिव का डेफिनेशन। अब सुनना, ये रिलेटिव की डेफिनेशन क्यों बताई है मैंने और क्यों पढ़ना है, इससे पहले अपन एक डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी का, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। क्या पढ़ रहे हैं अपन, किसका डेफिनेशन है, प्राइवेट कंपनी का 2 क्लॉज 68 में। चलो तुमको प्राइवेट कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें पता है और तुमको सारी बातें ही पता है, कल तुमने मुझे बताई थी। बोलो प्राइवेट कंपनी क्या क्या होती है, कौन कौन होती है, बताओ। वेरी गुड, प्राइवेट कंपनी ओपीसी होती है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, हाँ, और प्राइवेट कंपनी ओपीसी नहीं होती है, ओपीसी प्राइवेट कंपनी होती है, हाँ। और क्या है प्राइवेट कंपनी, कैसे पता चलेगा प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मतलब अगर किसी पब्लिक कंपनी में 150 मेंबर है तो वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, ऑब्वियसली उसके नाम के सामने प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। और प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं होगी, और वेरी गुड, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होता है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यही लिखा होता है, बोलो है ना। इसका मतलब अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है स्वाति प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मेरे पास में कंपनी के शेयर्स है, मैं सोच रही थी कि मैं जो शेयर्स है वो मैं सर को ट्रांसफर कर देती हूँ, पर मैं तो सर को शेयर्स ट्रांसफर ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स में लिखा होता है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा, वो पढ़ाया ही नहीं अभी तक आपने। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है कि आप पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, आप प्रोस्पेक्टस नहीं डिक्लेयर कर सकते, आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते। मतलब आप मेंबर हो, मैं कौन हूं कंपनी की, मेंबर, सर तो रिलेटिव हो गए ना मेरे, अभी डेफिनेशन पढ़ाई थी, हस्बैंड इज अ रिलेटिव, पढ़ाई थी ना, तो सर तो मेरे रिलेटिव हो गए। तो प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने रिलेटिव को शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते। रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, पब्लिक इशू, पर आप आपके रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर एक मेंबर दूसरे मेंबर को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है, एक मेंबर अपने रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर कर सकता है, एक मेंबर अपने दूसरे मेंबर को भी शेयर ट्रांसफर कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है, मेंबर रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर कर सकता है, प्राइवेट कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं। और मेंबर चाहे तो प्राइवेट प्लेसमेंट, समझते हो, जैसे शार्क टैंक, कि आप कुछ ही लोगों के पास गए हो कि मेरी कंपनी में पैसा लगा दो और मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, इट्स नॉट अ पब्लिक इशू, तो आप एज अ मेंबर प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। और इसलिए जितनी भी प्राइवेट कंपनी शार्क टैंक में आती है वो शार्क्स को ऑफर दे सकती है और वो पब्लिक इशू नहीं कहलाता, क्योंकि पब्लिक इशू का मतलब होता है जब आप बाजार में अनाउंस करते हो कि आपका आईपीओ प्रोस्पेक्टस आ रहा है, वो अलाउड नहीं होता प्राइवेट कंपनी में। मतलब प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं,
मेंबर टू मेंबर अलाउड है, मेंबर टू रिलेटिव अलाउड है, मेंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है, मेंबर टू जनरल पब्लिक इज नॉट अलाउड। समझ में आ रही है क्या बात सबको? क्लियर है सबको? अब शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्राइवेट कंपनी हूं, है ना, मैं सोच रही हूं कि डिबेंचर्स भी है मेरी कंपनी में। क्या है? डिबेंचर्स। मैं डिबेंचर्स को लिस्ट करवाना चाहती हूँ। लिस्टिंग समझते हो? मतलब मैं एनएससी बीएससी के पास में लिस्ट कराना चाहती हूँ ताकि ये बाजार में डील हो सके। तो मैं प्राइवेट कंपनी हूं, डिबेंचर्स को लिस्ट करवा रही हूं ताकि डिबेंचर्स जो है मेरी कंपनी के, वो बाजार में लोग खरीद सके और बेच सके। क्या प्राइवेट कंपनी ये कर सकती है? क्या अलाउड है? प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का आईपीओ नहीं ला सकती। प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का पब्लिक इशू नहीं कर सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल को लिस्ट नहीं करा सकती है, डिबेंचर्स को कर सकती है। डिबेंचर्स इज अ लोन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द ओनरशिप। ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड है, तभी तो लिखा है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। अगर तुमको मैं दिखाऊं तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है रेस्ट्रिक्टिंग द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। शेयर्स में डिबेंचर्स नहीं आते। समझ में आ रही है क्या बात सबको? इसका मतलब क्या मैं डिबेंचर्स पब्लिक को ट्रांसफर कर सकती हूँ? क्या अलाउड है, आराम से करो। मेंबर टू पब्लिक आपको डिबेंचर्स ट्रांसफर करने करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर टू पब्लिक आप शेयर्स नहीं ट्रांसफर कर सकते। पक्का का समझ में आ रहा है सबको? तो पहला पॉइंट क्लियर है। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें आपका राइट टू ट्रांसफर शेयर्स क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। मेंबर टू मेंबर अलाउड है, पर मेंबर टू रिलेटिव अलाउड है, मेंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है। पक्का। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, ओपीसी में 200, ओपीसी में तो एक ही लिखा है, इसलिए लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी प्राइवेट कंपनी मेंबर्स कितने होते हैं? 200। पर इस 200 में किस किस को काउंट नहीं करते? जॉइंट मेंबर्स को सिंगल काउंट करते हैं। करंट में जो एम्प्लॉयमेंट में है वो काउंट नहीं होंगे। पर्सन्स जो पहले एम्प्लॉयमेंट में थे पर अभी एम्प्लॉय नहीं है उनको भी काउंट नहीं करते। तो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज दोनों को ही हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। जॉइंट शेयर होल्डर्स को सिंगल मेंबर काउंट करते हैं। ये याद है ना तुमको सबको? तो लिखा है पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी वर द मेंबर्स ऑफ कंपनी व्हाइल इन डेट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी द मेंबर्स ऑफ मेंबर्स आफ्टर एम्प्लॉयमेंट सीट। और क्या लिखा है? prohibits any invitation to public to subscribe for the any securities of the company। बोलो बात समझ में आ रही है क्या तक सबको? पक्का। तो प्राइवेट कंपनी में 3 फीचर्स होते हैं। पहला, आप पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। दूसरा, रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। तीसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 200, एक्सेप्ट ओपीसी। अच्छा एक बात बताऊं, अगर ओपीसी कौन सी कंपनी है? ओपीसी प्राइवेट कंपनी है, तो ओपीसी कंपनी को भी ये सारे पॉइंट एप्लीकेबल है। अगर ओपीसी प्राइवेट कंपनी है तो ये सारे पॉइंट ओपीसी को भी एप्लीकेबल है। चेक करें, क्या ओपीसी शेयर ट्रांसफर कर सकती है? क्या वो तो वैसे भी नहीं कर सकती, सिंगल मेंबर होता है, किसको करेगी? है ना? तो सही लिखा है, ओपीसी में नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं, लिखा है ऑलरेडी। ओपीसी को हटा दो इसमें से, है ना? ओपीसी पब्लिक ऑफर ला सकती है, सिंगल मेंबर हो सकता है, कैसे लाएगी? तो ये सेम डेफिनेशन, हाँ डिबेंचर्स भी नहीं हो पाएंगे सिंगल। ओपीसी में तो सिंगल, ओपीसी में तो सिंगल अलाउड है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है? श्योर। तो ये सेम डेफिनेशन किसको एप्लीकेबल है? ओपीसी। इसीलिए ना लॉ में जो ओपीसी का सेक्शन था, यार भूल गई कौन सा सेक्शन था ओपीसी का डेफिनेशन का? कौन सा था? 2(3) था कि 2? वेरी गुड, 262 में ओपीसी का डेफिनेशन था। इसीलिए ओपीसी का डेफिनेशन एक लाइन में ही दिया है। क्यों? क्योंकि ओपीसी की एक लाइन की डेफिनेशन सफिशिएंट है, क्योंकि बाकी सारी बातें ओपीसी की यहां कवर हो गई ना। इसीलिए प्राइवेट कंपनी बड़ा चढ़ा के दिया और ओपीसी को छोटा सा डेफिनेशन में दिया। क्लियर? और बाकी बातें ओपीसी की सेक्शन 3 में लिखी है। समझ में आ रहा है बात सबको? पक्का। प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन क्लियर है। अब प्राइवेट कंपनी के बाद एक पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, फिर सारा समराइज करा दूंगी कॉपी में जितना भी पढ़ा है ना। कौन सा सेक्शन है? 271। कौन सा है? 262 किसका था? 268
प्राइवेट कंपनी, 268 प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 3 ओपीसी, और 271 पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी, तो इसका मतलब लॉ ये चाहता है कि तुम प्राइवेट कंपनी अच्छे से समझ लो, तुम प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया डिटेल दिमाग में रखो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये क्लैरिटी है कि प्राइवेट कंपनी कौन है, उसके अलावा जितनी भी कंपनीज है वो सारी कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी, मतलब अगर किसी कंपनी ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखा तो वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर किसी कंपनी में 200 से ज्यादा लोग हैं तो वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक। अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है तो वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। फिर समझ में आ रही बात सबको। तो पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है। और ये जो लैंग्वेज आई सी है कि ओहो, ये सिंपल भाषा में बताऊं क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी इज डीम्ड टू बी, वही लिखा है। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहलाती है। याद है क्या, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी इज डीम्ड टू बी पब्लिक, वही लिखा है। प्रोवाइडेड दैट, देखो क्या लिखा है, क्या हुआ, हाँ भाई वैसे पब्लिक हुई तब तो पब्लिक ही है। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट होगी तो क्या कहलाएगी, पब्लिक कहलाएगी। तो लिखा है प्रोवाइडेड दैट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आ जाओ फटाफट से, बस 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट और थोड़ा सा पेशेंस नमन, है ना, फिर बस अकाउंट्स की क्लास चालू होने वाली है। देखो क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। भले कंपनी आर्टिकल्स के थ्रू प्राइवेट कंपनी होगी पर हम उसको क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी, अगर वो किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की। तो क्लियर है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, श्योर, कंफर्म। अब इधर आओ, पब्लिक डन, प्राइवेट कंपनी डन, ओपीसी का सेक्शन डन, सेक्शन नंबर 3 डन। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, रिलेटिव 277 डन, हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, पक्का, चल आओ लिख लेते हैं जितना भी अपन ने पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा सा ही तो पढ़ा है, फटाफट से लिख लेते हैं। हाँ थोड़ा सा ही लिखवाऊंगी, ज्यादा क्यों लिखना है, ज्यादा तो मैं लिखवाती नहीं, तुमको पता ही है ना, मैं ज्यादा पढ़ाती हूँ ना मैं ज्यादा लिखाती हूँ, एकदम लिमिटेड। बस देखो अब मेरी बात सुनो, तुमको सिर्फ एक काम करना है, डेली जाके जितना पढ़ाया है उसको 20 मिनट जाके पढ़ लेना। कितना मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट से ज्यादा मत पढ़ना और 20 मिनट से कम मत पढ़ना, ज्यादा भी मत पढ़ना कि सारा आज ही रट लेते हैं क्या पढ़ाया था, होगा ही नहीं, चक्कर आ जाएंगे, है ना। 20 मिनट से कम मत करना, फिर कुछ नहीं होगा, 20 मिनट कर लेना। और 20 मिनट एक दिन नहीं करना है, रोज करना है कंसिस्टेंटली, तभी लॉ होगा। ये अकाउंट्स नहीं कि या कॉस्टिंग नहीं है कि एक दिन बैठ के 10 क्वेश्चन कर लिए, पूरा चैप्टर निपटा दिया, हो गया। वो अकाउंट्स कॉस्टिंग में अच्छा लगता है, लॉ में तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि याद होगा नहीं इतनी देर पढ़ने के बाद भी कुछ। तो 20 मिनट रेगुलरली आज से तुम पढ़ोगे तो तुमको रिजल्ट मिल जाए। समझ में आ रही बात सब कुछ, चलो आ जाओ लिखते हैं फटाफट से। क्या बोल रहे हो, कॉपी में लिखेंगे, है ना। 1% कंपनी रोज लिखवाऊंगी जितना भी पढ़ा है, लिखने से याद होता है ना, राइटिंग प्रैक्टिस। 1% कंपनी, पहला पॉइंट, which has only 1% एज अ मेंबर। कौन से सेक्शन में लिख रही थी ये बात, 2 क्लॉज 62 डेफिनेशन जिसमें लिखी है ना, प्लस सेकंड और हेलो, हाँ लेना है वो, हाँ हाँ, क्यों, हाँ 5,000, हाँ ये होंगे। हम्म, वो मंगाए थे फॉर्मल ड्रेस। हम्म, हाँ दे दो आप, है ना, आपके है क्या या ऑनलाइन करूँ, ठीक है चल, ये लिखा प्लस
सेक्शन 3 में क्या क्या लिखा है? नेचुरल पर्सन प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस रेसिडेंट होना चाहिए क्या? रेसिडेंट और नॉट प्लस नॉट माइनर, माइनर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया किसके लिए एप्लीकेबल है? मेंबर के लिए भी एप्लीकेबल है और नॉमिनी के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। थर्ड, INC 2 फॉर्म में नॉमिनेशन होता है। INC 3 में, INC 3 में बोलो क्या हो रहा है? रिटर्न कंसेंट। सबकी आवाज आनी चाहिए। INC 3 में आवाज नहीं आ रही है। मैंने क्या बोला था कल? ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? 100 बच्चे बैठे हैं। हाँ, वैसे ऐसे लगना चाहिए बच्चे नहीं बैठे। INC 4 ROC को इन्फॉर्म करोगे, इंफॉर्मेशन टू ROC अबाउट नॉमिनी। और ये कितने दिन में करना पड़ता है अपन को? विद इन 30 डेज। डन। इसके बाद नॉमिनी नॉमिनी खुद हट सकता है और तुम भी हटा सकते हो उसको। रिमूव बाय मेंबर और विथड्रॉन विथड्रॉल हिज कंसेंट। खुद मेंबर हटा सकता है इसको, या फिर वो खुद का कंसेंट खुद भी विथड्रॉ कर सकता है। विथड्रॉल हिज कंसेंट देन विद इन 15 days अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी। समझ में आ रही है के बाद? उसके बाद अपन को 15 दिनों में क्या क्या करना पड़ेगा? नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। और क्या पढ़ा था अपन ने? 180 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो 5th पॉइंट, इसको तुम लिखो। लैंग्वेज में लिखाऊं कि थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखवाऊं? लॉ में मैथ्स घुसा दो। चलो लिखो। मेंबर फर्स्ट OPC, सेकंड OPC, एक में मेंबर दूसरे में मेंबर अलाउड नहीं है। एक में मेंबर दूसरे में नॉमिनी चलेगा ना? फर्स्ट में नॉमिनी सेकंड में मेंबर है, ये भी चलेगा। दोनों में नॉमिनी है, चलेगा। इन दोनों केसेस में, जो सेकंड और थर्ड केस है, इसमें अपने पास क्या है? इफ बाय वर्च्यू, यही वर्ड आएगा इसमें, तो इफ बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनी he becomes member in other company then within 180 days। कितने दिनों में? 180 डेज में डिसाइड वन कंपनी
in which he will be member. समझ में आ रही है क्या बात सबको यहां तक? एक कंपनी डिसाइड कर लो जिसमें आप क्या रहोगे, मेंबर रहोगे 180 दिन के अंदर अंदर। क्या? देन विद इन 180 days, then within 180 days decide one company in which he will be the member. ठीक है, इसके बाद और क्या पढ़ा अपन ने ओपीसी में? तुम ही बताओगे और क्या पढ़ा अपन ने, चाहे देख के बताओ। ओपीसी दो काम नहीं कर सकता, कौन कौन से लिखो? रेस्ट्रिक्टेड बिजनेसेस, सेक्शन 8 प्लस एनबीएफसी। और क्या पढ़ा ओपीसी में? क्या? वो तो वही था, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो, बस यही पढ़ा था अपन ने। चल अब आ जाओ उस पे, प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन कौन सा है? 2 clause 68। इसमें क्या लिखा है? रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कौन से? ठीक है, यहां तक तो ठीक है, पर अलाउड क्या क्या है लिख देना यहां पर। मेंबर टू, इस तरीके से लिखना जैसे मैं लिख रही हूं, मेंबर टू रिलेटिव। रिलेटिव का डेफिनेशन 2, भूलते क्यों जा रहे हो? 277। और मेंबर टू प्राइवेट प्लेसमेंट, मेंबर से प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं ना, शार्क टैंक प्राइवेट प्लेसमेंट अलाउड है। पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए बेसिकली, नो पब्लिक इशू, पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए, बाकी सब अलाउड है। डन। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई लिमिट है क्या प्राइवेट कंपनी में? पेड अप शेयर कैपिटल का कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200। ये हो गया क्या? पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो प्राइवेट नहीं होती। और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, subsidiary of public company is deemed to be। तो आज मैं तुमको होमवर्क देती हूँ फिर एक। ओहो, ये तो हमको नहीं पसंद है। अच्छा, होमवर्क के अलावा 20 मिनट है ना? डन। हो गया क्या? Subsidiary of public company is deemed to be a public company। होमवर्क जो दूंगी बहुत इजी है, वो क्वेश्चन सेम तुमने सीए फाउंडेशन में भी किया हुआ है, पर वो सेम क्वेश्चन क्योंकि सीए इंटर में भी है तो करना तो पड़ेगा। ये हो गया। अच्छा, अब तुम सोच रहे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है
आईसीआई मॉड्यूल में है। अपन क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के जो दिए हुए सारे वो करेंगे, जो बैक क्वेश्चंस आईसीआई के एमसीक्यूज वगैरह दिए हुए वो सारे करेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने आईसीआई के लिख के दिए हैं बुक में, तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है। अपन को क्वेश्चंस के लिए आईसीआई का मॉड्यूल चाहिए रहेगा, वो भी रोज नहीं चाहिए, जिस दिन चाहिए होगा मैं बता दूंगी, है ना। चैप्टर 1 में है क्या क्वेश्चन? मेरे को गलत याद रहेगा। ओपीसी का देख लिया क्या? कैसी तुक्का? चैप्टर 1 में मैं बता देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है, बता रही, वेट। कॉपी में करा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर लिखा हुआ। प्रोविजन क्या है, एनालिसिस क्या है, पूरा तरीका तो वही है ना लिखने का, मार्क्स तो तभी मिलते हैं। जैसे सी फाउंडेशन में लिखते थे वैसे ही लिखना है, लिखने में कोई चेंज नहीं है। देख तो लुक खुल नहीं रहा है, इंटरनेट इशू हो रहा है आज। चलो मैं ग्रुप में व्हाट्सएप करती हूँ। एक ओपीसी का क्वेश्चन, सॉरी एक प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, वो नहीं पढ़ते थे, कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, 200 की काउंटिंग करके बताओ, जिसमें 10 जॉइंट होल्डर्स होते थे, 190 डायरेक्ट मेंबर्स होते थे, वो वाला क्वेश्चन है, सेम वो करना है तुमको, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत आई क्या आज की क्लास में? समझ में आया सबको? पक्का? श्योर? क्वेश्चन बोलो।